नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 4 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमारी वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो आप देखोगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉपिक जो है आपका बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। मतलब कि बुद्धा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बुद्धा ने एनलाइटनमेंट को कैसे पाया था, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में से आने वाला जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जो कि है राइट द स्टोरी ऑफ बुद्धा। मतलब कि असली में बुद्धा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी। क्योंकि देखो जब शुरुआत होती है किसी भी पर्सन की तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है, कोई स्टार्टिंग में ही कोई महात्मा नहीं बन के आता, कोई स्टार्टिंग में ही ऐसे पर्सनैलिटी नहीं होती जिसको लोग पूछते हो। ठीक है, तो बुद्धा भी एक नॉर्मल पर्सन थे, लेकिन उस नॉर्मल पर्सन से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनने तक की बुद्धा की क्या जर्नी थी, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि उस समय पे जो बुद्धा थे वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर थे। उस समय पे बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी कि लोग, आप कह लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग जिनका कहीं पर भी कोई भी रिलेशन नहीं था बुद्धा के साथ, वो लोग भी आके बुद्धा के डिस्क्लोजर्स को, बुद्धा के स्पीचेस को सुनते थे। मतलब कि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी कि दूर दूर से लोग बुद्धा के बातों को सुनने आते थे। बुद्धा उस समय के बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर थे और बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, आप देखोगे बुद्धा की टीचिंग्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रह गई या एक और आसपास की कंट्री में चली गई। बुद्धा की जो टीचिंग है वो आप कह लीजिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके सर्कुलेटेड है। जैसे कि सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया। ठीक है, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं जहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन सभी एरियाज के अंदर बुद्धा की इंपॉर्टेंस मानी जाती थी और उनकी टीचिंग्स को इंपॉर्टेंट समझ के लोग उनको फॉलो करते थे। ऑल्दो इंडिया के अंदर आजकल जो बुद्धा ट्रेडिशन है वो लिमिटेड वे के अंदर हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और लोग उनको आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि हमको बुद्धा के बारे में कहां से पता चला, हमको सोर्स कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है बुद्धा के लाइफ के बारे में, तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और कुछ ऐसी हैगियोग्राफीज हैं। हैगियोग्राफीज मींस लोग बुद्धा के लाइफ साइकिल के बारे में या बुद्धा के लाइफ टाइम के बारे में लिखते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ पता था बुद्धा के लाइफ टाइम से, ठीक है, मतलब कि वो पहले से जानते हो या उनको किसी ने नॉलेज प्रोवाइड करी हो, तो जब ऐसे लोग कुछ लिखते हैं राइटिंग्स को तो उनको हैगियोग्राफीज कहते हैं। तो मतलब कि कुछ पर्टिकुलर बुद्धिस्ट टेक्स्ट और हैगियोग्राफीज की मदद से हम बुद्धा के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं कि बुद्धा की लाइफ कैसी थी। तो आप देखोगे कि जो सिद्धार्था थे जो आगे चलकर बुद्धा कहलाए गए। सिद्धार्था चीफ साक्या क्लैन के जो चीफ थे उनके सन थे। ठीक है, मतलब कि बुद्धा एक चीफ के सन थे और बुद्धा बेसिकली पैलेस के अंदर ही रहते थे। ठीक है, वो पैलेस के अंदर ही रहते थे। उनको आप कह लीजिए जितने भी आराम होते हैं, जितने भी आपके लेजर थिंग्स होती हैं, वो सभी उनको वहीं मिल गई थी। ठीक है, पैलेस में ना ही उनको बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी, ना ही उनको किसी से काम लेने की जरूरत पड़ती थी। उनके पास सभी आप कह लीजिए मटेरियलिस्टिक थिंग मौजूद थी, लेकिन बुद्धा उससे सेटिस्फाई नहीं थे। एक दिन क्या करा, बुद्धा ने एक चैरियट बाय करके उन्होंने आउटर वर्ल्ड के अंदर, आप कह लीजिए आउटर वर्ल्ड का यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि बुद्धा के वर्ल्ड से बाहर, बुद्धा का वर्ल्ड कहाँ तक था, बुद्धा का वर्ल्ड सिर्फ उनके पैलेस तक था। तो एक दिन बुद्धा ने आउटर वर्ल्ड के अंदर कदम रखा, उन्होंने जानने की कोशिश करी, उन्होंने एक चैरियट परचेज करा और वो बाहर की तरफ निकल गए। बाहर जब वो जाते हैं तो उन्होंने कुछ चीजों को नोटिस किया। ठीक है, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज जिन्होंने बुद्धा की पूरी लाइफ चेंज कर दी।
जैसे कि आप देखिए कि बुद्धा ने देखे एक ओल्ड मैन, ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति, एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति और एक कॉप्स, ठीक है, मतलब कि एक डेड बॉडी। बुद्धा ने इन तीन चीजों को देखा और इनको नोटिस किया। इसके बाद क्या करा, बुद्धा ने एक चीज सोची, बुद्धा के दिमाग में एक बात आई कि ह्यूमन बॉडी का जो डिके है, ह्यूमन बॉडी का जो आप कह लीजिए डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो इनएविटेबल है, मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता। आज की जनरेशन या पहले की जनरेशन, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई स्पिरिचुअल पावर जिसके पास हो, जो कहता हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कोई भी हो, उसका डिके होना ही है, मतलब कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो बुद्धा कहते थे कि सबसे पहले अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के अंदर, कि पहले ओल्ड एज आती है, फिर सिक होते हैं और उसके बाद डेथ आती है, और उसके बाद कहीं जाकर इंसान को पीस मिलती है, ठीक है। तो ऐसा बुद्धा मानते थे। तो बुद्धा के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि क्या ये तीन फेज कवर करने से पहले ही पीस को अटेन करा जा सकता है। बुद्धा इस चीज के बारे में सोचने लग गए और बुद्धा ने उस चीज को अटेन करने के लिए अपने लाइफ के ट्रुथ को, कि सच्चाई क्या है, हमको जीवन क्यों मिला है, हमको लाइफ क्यों मिली है, कोई मोटिव है, कोई गोल है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बुद्धा ने उस चीज को ढूंढने के लिए इस जर्नी के बाद, जहां पे उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजों को नोटिस करा था, उसके बाद उन्होंने अपने पैलेस को छोड़ दिया। वो पैलेस छोड़ के वो सर्च करने चले गए ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स जो जीवन है, जो आपकी लाइफ है, उसकी सच्चाई क्या है, वो उसको ढूंढने के लिए निकल गए, ठीक है। बुद्धा ने, ऐसा नहीं है कि बुद्धा एक दिन के बाद निकले और उनको ट्रुथ मिल गया था या फिर उनको एनलाइटनमेंट मिल गई थी। बुद्धा ने बहुत सा टाइम वेस्ट करा था, अलग अलग चीजों को उन्होंने अडॉप्ट करा था, ताकि कहीं ना कहीं से उनको एनलाइटनमेंट मिल जाए, उनको सच्चाई पता लग जाए, ट्रुथ पता लग जाए, ठीक है। तो बुद्धा ने, जैसे हमने बात करी कि सेवरल पाथ्स को भी फॉलो करा था, जैसे कि एक पाथ था बॉडीली मॉडिफिकेशन। बॉडीली मॉडिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को खुद डिस्ट्रक्ट करते हो। जब आप अपनी बॉडी को खुद डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हो, चाहे फिर वो कोई सा भी मीन हो, आप कह लो कि अपने ऊपर खुद किसी चीज से अटैक करते हो, या फिर आप कह लीजिए कि फूड इनटेक बंद कर देते हो, या वाटर इनटेक बंद कर देते हो, किसी भी तरीके से जब आप अपने बॉडी को मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसको लोग बॉडी मॉडिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। बुद्धा ने इस प्रोसेस को भी अडॉप्ट करा था और इसकी वजह से बुद्धा नियर डेथ की सिचुएशन पे पहुंच चुके थे। मतलब कि अगर कुछ और टाइम तक बुद्धा इस पाथ को कंटिन्यू करते तो पॉसिबिलिटी थी कि बुद्धा की डेथ हो जाती बिफोर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, ठीक है। लेकिन बुद्धा को ये बात समझ में आई कि नहीं, ये जो पाथवे है, ये जो प्रोसेस है, इससे नहीं होने वाला, इससे नहीं मौजूद है, इसके अंदर हम कोई भी चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद बुद्धा ने क्या करा, इसके बाद बुद्धा ने दूसरे पाथ को अडॉप्ट करा, जो कि है मेडिटेशन का पाथवे। बुद्धा ने मेडिटेशन करी, बुद्धा ने कुछ समय तक एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन करी और उसके बाद ही उनको एनलाइटनमेंट गेन हुई, ठीक है। जब उनको एनलाइटनमेंट गेन हो गई थी तो उसके बाद से लोग उनको बुद्धा या फिर एनलाइटेंड पर्सन के तौर पे रिकॉग्नाइज करते थे। मतलब कि अब उनको कोई भी सिद्धार्था के नाम से नहीं जानता था, अब उनको जानते थे बुद्धा या फिर एनलाइटेंड वन के नाम से, ठीक है। इसके बाद बुद्धा ने क्या करा, एनलाइटनमेंट गेन करने के बाद बुद्धा ने क्या करा, बुद्धा वापस अपने पैलेस में नहीं गए, वो बाहर ही रहे, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहे, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने धम्मा सिखाया लोगों को। धम्मा के बारे में वो लोगों को बताने लगे कि ड्यूटीज क्या हैं, आपके पर्टिकुलर ड्यूटीज या फिर धर्म क्या है, वो उन सभी बातों को लेकर लोगों को बताने लगे। इसी के साथ साथ धम्मा कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि पाथ टू राइटियस लिविंग, जिंदगी जीने का सही एक पाथवे क्या है जो हर एक पर्सन को फॉलो करना चाहिए। बुद्धा ने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ वो दिखाया था, वो लोगों को पाथवे दिखाया था जिसपे लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि बुद्धा ने, आप कह लीजिए कि वैसे तो उनकी अपब्रिंगिंग एक पैलेस के अंदर हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनको कोई चीज जानने की एक, आप कह लीजिए, चाह हुई, उसको ढूंढने के लिए वो बाहर आए अपने पैलेस से, अपने आप कह लीजिए ऐशो आराम से बाहर आए, और तब कहीं जाके उनको एनलाइटनमेंट गेन मिली थी, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमारी वीडियो का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। मतलब कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी, बुद्धा ने
अपने फॉलोअर्स को क्या प्रीच करा था। इसमें से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में बताइए। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं। बेसिकली पहले हम बात कर लेते हैं कि बुद्धा की जो टीचिंग है वो कैसे फॉर्म करी गई है। हमको टीचिंग्स के बारे में वापस से वही सेम चीज इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो आप देखोगे कि सुत्ता पिता का एक बुक है, मतलब कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर अलग अलग टेक्स्ट हैं, जैसे सुत्ता पिता का हो गया, अभिधम्म पिता का हो गया, ठीक है, ऐसे ही और बहुत से टेक्स्ट हैं। तो इस टेक्स्ट के अंदर एक स्टोरी मेंशन है, ठीक है, मतलब कि एक स्टोरी मेंशन करी गई है सुत्ता पिताका के अंदर, और उसी स्टोरी को हम अपना बेस मानते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि क्या बताया जाता है कि बुद्धा के पास मिराकुलस पावर थी, ऐसा इन स्टोरीज, अभी हम सिर्फ स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टोरीज कहती है कि बुद्धा के पास मिराकुलस पावर थी, या फिर उनके अंदर कभी कभार दिखाया जाता है कि बुद्धा रीजन देकर, एक वैलिड रीजन देके लोगों को परसुएट करते थे, उनको परसुएशन करते थे। वहीं पे कुछ आपके स्टोरीज है जहां पे कहा जा रहा है कि बुद्धा के पास सुपरनैचुरल पावर थी। मतलब कि जो स्टोरीज थी वो तो हमको ये सिंपलीफाई कराना चाह रही है कि या तो बुद्धा के पास मिराकुलस या सुपरनैचुरल पावर थी, या फिर बुद्धा रीजन देके लोगों को परसुएट करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि बुद्धा के टीचिंग के बारे में, तो आप देखोगे कि सबसे पहली जो बुद्धा की फिलॉसफी थी या टीचिंग कह लीजिए, वो थी कि वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब कि बुद्धा ये कहते थे कि हर क्षण पे, हर टाइम पे आपका जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप अभी नोटिस भी कर रहे होंगे कि मैं हर एक सेकंड पे, हर एक मिनी सेकंड पे एक डिफरेंट वर्ड बोल रहा हूँ, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो बुद्धा की फिलॉसफी है कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर हर एक समय पे चेंज होता रहता है। ठीक है, कि अगर आज ये सिचुएशन है तो कल कुछ और होगी, कल कुछ है तो उसके बाद कुछ और होगी। मतलब कि कोई भी चीज सिमिलर नहीं रहने वाली है, चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि बुद्धा कहते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के लिए या किसी भी चीज के लिए कुछ भी परमानेंट नहीं है। मतलब कि बुद्धा ये कहते थे कि आज ये चीज है तो कल नहीं होगी, कल दूसरी आ गई तो अगले दिन तीसरी आ जाएगी। तो मतलब कि बुद्धा कहते थे कि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि आप कह लीजिए कि ह्यूमन बीइंग के नेचर के साथ अटैच है, जो ह्यूमन बीइंग के साथ हर समय रहता ही रहता है, वो है सॉरो। मतलब कि बुद्धा कहते थे कि जो दुख है वो ह्यूमन बीइंग के साथ जन्म के शुरुआत से और लास्ट एंड तक वो ह्यूमन बीइंग के साथ रहता है। ठीक है, और ये चीज हम लोग बहुत बार फील भी करते हैं कि कहीं ना कहीं पे हमको जो दुख होता है वो हमारे साथ ही रहता है ऑल ओवर द टाइम। ठीक है, इसी के साथ साथ लेकिन बुद्धा कहते थे कि ये सभी चीजें दूर करी जा सकती थी। जैसे कि आप देखोगे बुद्धा मानते थे सीवियर पिनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस करके एक पर्सन, आप कह लीजिए कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस लैंड पे क्यों आया है, वो अर्थ पे क्यों आया है, वो इस वर्ल्ड में क्यों है, वो ह्यूमन बीइंग क्यों बनाया गया है। हर एक चीज का उसको रियलाइजेशन हो सकता है। सेल्फ इंटेलिजेंस, अपने आप पर काम करके, खुद इंक्लूड करके कुछ ना कुछ, और फिनेंस के साथ। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि बुद्धा ये मानते थे कि जो सोशल वर्ल्ड है, ठीक है, जो आपके और मेरे सराउंडिंग में आजकल, ठीक है, बुद्धा ये कहते थे कि ये क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग्स की, ये भगवान ने या फिर ये डिवाइन के द्वारा नहीं बनाया गया। मतलब कि इसके अंदर जो कुछ है ये हम ह्यूमंस ने ही बनाया है। अगर कोई आप कह लीजिए चीज है, अगर किसी चीज के प्रति हमारा अट्रैक्शन है तो वो भी ह्यूमंस ने ही बनाया है, और अगर हम किसी चीज से दूर भागते हैं तो वो भी ह्यूमंस ने ही बनाया है। यहाँ पे डिवाइन ने, गॉड ने कुछ भी नहीं करा है, जो कुछ करा है वो ह्यूमंस ने करा है। ठीक है, तो बुद्धा कहता है कि ये जो सोशल वर्ल्ड है ये ह्यूमन का क्रिएशन है। इसलिए यहाँ पे ऐसा मत सोच के चलना कि सोसाइटी ऐसे चलती आ रही है तो हमको भी इसी पाथ पे जाना है। ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, हम भी ह्यूमन है, और हम चाहें तो हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। और यही बात बुद्धा कहते थे कि ये डिवाइन ओरिजिन का नहीं है, ये ह्यूमन क्रिएशन है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देख लीजिए कि टीचिंग्स के अंदर ये भी बताया जाता था कि इंडिविजुअल एफर्ट्स और धम्मा की मदद से एक पर्सन, आप देखोगे
कि बर्थ और रीबर्थ की जो साइकिल है उससे एस्केप कर सकता है। मतलब कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। तो बुद्धा ये कहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हो और अगर आप धम्मा राइटियस वे ऑफ लिविंग के ऊपर चलते हो तो आपको रीबर्थ और बर्थ की साइकिल से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ में आप देखोगे बुद्धा कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आप कह लीजिए सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करके और निबाना अटेन करके। निबाना का मतलब यहाँ पे क्या है? निबाना का मतलब है कि आपके जो कह लीजिए विशेस हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, या फिर आपका जो ईगो है। मतलब कि बुद्धिस्ट टीचिंग के अंदर कहा जाता है कि ये जो आपके इंडिविजुअल एफर्ट्स और धम्मा है ये आपकी मदद कर सकते हैं आपके ईगो और आपके विशेस को, इच्छाओं को दूर करने में, क्योंकि यही जो एक बेस होता है, एक तरीके से कह दो कि यही आपका बेस होता है जो आपको बार बार मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर फोर्स करता है और आपकी जो सफरिंग्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन पाया जा सकता है और साथ ही साथ में निबाना को भी अचीव करा जा सकता है। इसी के बाद आप देखोगे कि बुद्धा कहते हैं कि जो सफरिंग है, जो परेशानियां हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में होती है, उसको खत्म करा जा सकता है अगर पर्सन वर्ल्ड को, सोशल वर्ल्ड को रिनाउंस कर दे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अगर आप दूर हो जाते हो तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आप अपनी सफरिंग्स को खत्म कर पाओगे अपने आप। आइए अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में। आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। इस टॉपिक से आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने है, जो है आपका हु वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा के फॉलोअर्स कौन कौन लोग थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को जो हम डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि बुद्धा ने एक संघा फाउंड करा था। जब बुद्धा के फॉलोअर्स या फिर आप कहें डिसिपल्स बहुत ही ज्यादा हो गए थे, तब बुद्धा को नीड महसूस हुई थी एक संघा के फॉर्म करने की। तो जब बुद्धा ने एक संघा फॉर्म करा था, संघा था क्या? संघा था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, मॉन्क्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था जहां पे सभी लोग रहते थे और ये मॉन्क्स बाद में टीचर बन के लोगों को धम्मा सिखाते थे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मॉन्क्स को रखा जाता था जो कि बाद में एक टीचर बनते थे और दूसरों को धम्मा सिखाते थे। ठीक है दोस्तों, बुद्धा के फॉलोअर्स के बारे में बात करें तो कोई भी बुद्धा का फॉलोअर्स हो सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है, जैसे किंग्स हो गए, वेल्दी पीपल हो गए, मर्चेंट्स हो गए, वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पर्सन, कोई भी। ठीक है, किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास का, किसी भी जेंडर का बुद्धा का फॉलोअर बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि जो फॉलोअर्स होते हैं, बुद्धा के जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल रिक्विजाइट, मतलब कि जो चीजें सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए जरूरी है, सिर्फ वो ही चीज आपके फॉलोअर पोजेस कर सकते थे। ठीक है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ बाउल। बुद्धा के फॉलोअर्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक बाउल होता था जिसके अंदर वो अपना मील लेते थे। ठीक है, और ये जो मील होता था ये भी आप देखो कहीं दूसरे से लेना पड़ता था। वो भिक्षा के ऊपर रहते थे, वो लेटी के ऊपर लेते थे, एम्स लेते थे वो दूसरे लोगों से जहां से उनको फूड मिलता था। ठीक है, उसके बारे में भी अलग ही कंसेप्ट है कि वो दिन में एक बार खा सकते थे, अगर थोड़ा ज्यादा खाते थे तो उनको कन्फेस करना पड़ता था या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता था। वो अलग तरीके की बात है, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट के अंदर आ जाएगी। लेकिन जब हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके फॉलोअर्स के बारे में, तो वो है आपका कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ उनके पास एक एसेंशियल चीज होनी चाहिए थी, जो कि है माउल, जिसके अंदर वो आपके मील को ले सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जब बुद्धा ने संघा को फाउंड करा था, तब सिर्फ और सिर्फ मैन को एंट्री दी जाती थी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैन ही बुद्धा के फॉलोअर्स बन सकते थे, वुमेन को अलाउड नहीं था। लेकिन कहा जाता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कहा जाता है कि आनंदा, जो कि बुद्धा के डियरेस्ट स्टूडेंट थे, तो ऐसा बोला जाता है कि आनंदा ने बुद्धा को परसुएड करा था कि वुमेन्स को भी संघा के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए। और उसके बाद ही आप देखोगे कि बुद्धा जब परसुएड करे गए थे आनंदा के द्वारा, तभी कहीं जाके बुद्धा ने वुमेन को एंट्री दी थी
संघा के अंदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट आप कह लीजिए वुमेन संघा के अंदर इंक्लूड करी गई थी वो थी बुद्धा की फॉस्टर मदर जो थी आपकी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी सबसे पहली वुमेन थी जिनको बुद्धा संघा के अंदर एडमिट करा गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये जो वुमेन्स होती थी इनको थेरीज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वर्ड ध्यान रखना थेरीज, क्योंकि ये वन वर्ड के अंदर भी पूछा जाता है। थेरीज क्या है? थेरीज है आपके रिस्पेक्टेड वुमेन, ऐसी वुमेन जिनको रिस्पेक्ट करा जाता है और साथ ही साथ में उन रिस्पेक्टेड वुमेन ने लिबरेशन अटेन करके रखा हुआ होता है, इसलिए उनको थेरीज के नाम से डिनोट करा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि ये जो मेन और वुमेन होते थे जो कि आपके फॉलोवर थे, आप देखोगे मेन को भिक्षुस के नाम से जाना जाता था और वुमेन्स को भिक्षुनी के नाम से। ठीक है, अगर इनको हिंदी के टर्म्स में लेके आए तो भिक्षुक हो गया। ठीक है, जिसको हम भिक्षुक के तौर पे डेजिग्नेट करते हैं, तो इंग्लिश में उनको भिक्षुस और भिक्षुनी के तौर पे माना जाता है। ठीक है, उनको डेजिग्नेट करा जाता है। साथ ही साथ में आप कह लीजिए कि बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनके अंदर कुछ चीज़ों को पोजेस करने के लिए बुद्धा ने चीज़ें बनाई हुई थी। ठीक है, जैसे कि बुद्धा एक पर्सन की वैल्यू को मैटर करते थे कि उसके पास क्या स्किल है, उसकी वैल्यू कितनी है, ना ही कि उसकी कास्ट कितनी ऊंची है। ठीक है, उसकी क्लास कितनी ऊंची है। बुद्धा कास्ट और क्लास के सिस्टम में कभी भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू देखते थे कि स्किल्स देखते थे कि एक पर्सन कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितने ज़्यादा स्किल्स को पोजेस करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ एम्फेसिस ऑन मेटा, मतलब कि जो आपके स्पिरिचुअल पावर्स होती है, जो पॉजिटिव पावर होती है या फिर दूसरों की मदद करने की जो पावर्स होती है, उसके ऊपर फोकस दिया जाता था आपके फॉलोवर्स को कि आप अपने साथ अपने लोगों को बैठाओ, उनको टीच करो, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करो। इसी के साथ साथ एक और चीज़ थी करुणा का कंसेप्ट। करुणा का कंसेप्ट मीन्स बुद्धा ये कहते थे कि आपसे जो छोटे हैं या फिर आपसे जो वीकर सेक्शन है उनके साथ करुणामय तरीके से रहो, उनके लिए जेनरस रहो, उनकी मदद करो। हर एक सर्कमस्टेंस में जहाँ पे भी आप उनकी मदद कर सकते हो वहाँ पे उनकी मदद करें। मतलब कि बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन था, बुद्धा ने उनको मेंटेन करके रखा हुआ था। ठीक है, और उनके लिए अलग अलग आप कह लीजिए कि ऐसी चीज़ें मेंटेन करके रखी गई थी जो एक संघा के अंदर अगर आपको एडमिट होना है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपके सामने बुद्धा और बुद्धा के फॉलोअर्स और टीचिंग्स के बारे में बात करी है। इन सभी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।